इतिहास की 12 की बुक का ये चैप्टर 11 1857 एक पुंडावलोकन। इस चैप्टर में हम 1857 ईस्वी की क्रांति को पढ़ रहे थे, जिसमें हम अभी तक देख चुके हैं 1857 ईस्वी की क्रांति की पृष्ठभूमि क्या रही, इसके कारणों के बारे में हम देख चुके हैं और क्रांति की शुरुआत कैसे हुई वो हम देख चुके थे। और क्रांति की जो तिथि थी उसके बारे में हम देख चुके कि क्रांति की होने की तिथि क्या थी और क्रांति किस तिथि को हुई और उसके पीछे कारण क्या था। इसके अलावा हम ये देख चुके थे कि मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई और फिर दिल्ली जो केंद्र था वहाँ पर क्रांति कैसे हुई वो हम देख चुके थे। आज हम बात करेंगे कानपुर की। कानपुर 1857 ईस्वी का अत्यधिक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। 1840 ईस्वी में लगभग 1857 ईस्वी के महानतम क्रांतिकारी एक साथ अपना बचपन बिता रहे थे। इसमें हम धुंडी राज कि नाना साहब थे और कर्णिका जो मनु रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम, ये बाला साहब और रामचंद्र पांडुरंग जो तात्या टोपे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इन्होंने एक साथ यहाँ पे अपना बचपन गुजारा। पूना में पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो अंतिम पेशवा थे और अंग्रेजों ने इनका पेशवा पद छीन लिया था। 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन एवं उनकी मनपसंद जगह रहने का विकल्प उन्हें दिया था। बाजीराव द्वितीय ने बिठूर में गंगा के किनारे रहना पसंद किया। तात्या टोपे के पिता पांडुरंग भट्ट को उन्होंने धर्म विभाग का अध्यक्ष बनाया। बाजीराव द्वितीय का छोटा भाई काशी में रहता था। चिमाजी अप्पा की मृत्यु के पश्चात मोरोपंत बिठूर बाजीराव के पास आकर रहने लगा। बाजीराव द्वितीय ने यद्यपि 11 विवाह किए थे परंतु उसके कोई पुत्र नहीं थे। उसकी 2 पुत्रियां थीं। पुत्र की इच्छा स्वरूप बाजीराव ने अपने रिश्तेदार माधव नारायण भट्ट के 3 वर्षीय पुत्र गोविंद को गोद लिया और उसका नाम धुंडी राज रखा, जो अपना उपनाम नाना साहब के नाम से जाना जाता है। बाजीराव द्वितीय बच्चों से बहुत प्यार करता था, अतः मनु तात्या उनके बच्चों नाना साहब और बाला साहब के साथ खेलने आते थे। एक बार बाजीराव द्वितीय ने तात्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक टोपी भेंट की, तब से उनका नाम तात्या टोपे हो गया। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात डलहौजी ने उनके गोद लिए पुत्र नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया। उनसे रमेल और बिट्टूर की जागीर भी छीन ली। नाना साहब ने अपने प्रतिनिधि अजीमुल्ला खां को अपील करके इंग्लैंड भेजा। वहाँ उस समय सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह की अपील करने रंगो बाबू भी आए थे। दोनों की अपील खारिज कर दी गई। वहीं पर उत्तर भारत में क्रांति का नेतृत्व करने का जिम्मा अजीमुल्ला खां ने लिया और दक्षिण भारत के रंगो बापू ने। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको अपनी नोटबुक में या नोट कर लेना। इस प्रकार कानपुर में क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। कानपुर में नाना साहब के साथ अंग्रेजों के व्यवहार से जनता नाराज थी। मेरठ में विद्रोह का समाचार पाकर कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देने लगा। वहां के सेनापति व्हीलर ने बिठूर स्थित नाना साहब से सहायता मांगी। अंग्रेज नाना साहब को अपना दोस्त समझते थे, अतः उन्होंने सुरक्षा हेतु खजाना नाना साहब की सुरक्षा में दे दिया। कानपुर में टीका सिंह ने विद्रोह को संगठित किया। यहाँ 53वीं और 56वीं पलटन ने विद्रोह किया। इन सब विद्रोहियों ने क्रांति का नेतृत्व नाना साहब को सौंप दिया। यहाँ एक नर्तकी अजीनन ने सैनिक वेश धारण कर सैनिकों को प्रोत्साहित किया। 25 जून को व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर इलाहाबाद जाने की आज्ञा मांगी। यहाँ पर एक घटना हुई थी, सती चौरा घाट हत्याकांड। इसके बारे में हम देखेंगे। कानपुर के सती चौरा घाट पर अंग्रेजों को इलाहाबाद भेजने के लिए 40 नावों का इंतजाम किया गया। जैसे ही अंग्रेज उन पर बैठकर जाने को हुए, सैनिकों ने 27 जून को उन पर हमला बोल दिया। वातावरण फिरंगियों को मारो की आवाज़ से गूंजने लगा। नाना साहब को जैसे ही पता चला कि उन्होंने इस हत्याकांड को रुकवा दिया। 125 अंग्रेज महिलाओं एवं बच्चों को सावदा कोठी भेज दिया गया। इस प्रकार 400 अंग्रेजों में से 125 स्त्रियां, बच्चे व 4 पुरुष जीवित बचे। बाकी सब मारे गए। बची हुई अंग्रेज महिलाओं को जेल में रखा गया। कुछ महिलाओं से चक्की भी पिसवाई गई। अब हम देखेंगे नाना साहब का राज तिलक कैसे हुआ। 28 जून को कानपुर में नाना साहब का दरबार लगा। दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर को 101 तोपों की सलामी दी गई। नाना साहब को 21 तोपों की सलामी दी गई। जुलाई को बिठूर में नाना साहब का राज तिलक किया गया। उन्होंने कानपुर के आसपास का राज संभाल लिया। यहाँ एक और कांड हुआ था, बीबी घर कांड, उसके बारे में हम देखेंगे। कानपुर में अंग्रेज महिलाएं व बच्चे बीबी घर में कैद थे। जब कानपुर में पता चला कि विद्रोह के दमन के लिए 17 जुलाई को हैवलॉक के नेतृत्व में सेना कानपुर के पास आ गई है, तब लगने लगा कि कानपुर पर अधिक समय
भारतीयों का कब्जा नहीं रह सकता। लोगों ने प्रतिहिंसा स्वरूप बीबी घर में स्थित अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को कत्ल कर दिया। बेगम हुसैनी खातून ने उनकी लाशों को पास के कुएं में फेंक दी। अब यहाँ पे विद्रोह का अंत कैसे हुआ? अब बारी अंग्रेजों की थी। एक लंबे युद्ध के पश्चात जनरल हैवलॉक, नील और कैंपबेल आदि ने क्रूरतापूर्वक कानपुर के विद्रोह का अंत कर दिया। 20 जुलाई को कैंपबेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। तात्या भागकर झांसी चले गए। नाना साहब निराश होकर नेपाल चले गए, वहां उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ भी नाना साहब पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अंग्रेज महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। अंग्रेजों ने जब जांच कमीशन बैठाया तो सभी आरोप झूठे साबित हुए। जिस कुएं में अंग्रेज महिलाओं की लाशें डाली गई थी उसे अंग्रेजों ने मेमोरियल वेल नामक स्मारक वहाँ पे बना दिया। वर्तमान में इस स्मारक के स्थान पर वहाँ तात्या टोपे की मूर्ति लगा दी गई है। तो ये थी कानपुर में विद्रोह। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कानपुर में किन लोगों ने विद्रोह को संभाला, तो जिसमें नाम है नाना साहब का और तात्या टोपे का। इनकी हमने विशेष रूप से यहाँ पे योगदान को देखा और किस तरह से यहाँ पे 53वीं और 56वीं पलटन ने विद्रोह को किया था वो हमने देखा। और यहाँ पे कौन कौन सी 2 घटना, जो सती चौरा हत्याकांड है वो, और बीबी घर का जो हत्याकांड है वो हमने देखा। और विद्रोह को दबाने में जो अंग्रेज अधिकारी सामने आए थे उनके नाम हैं हैवलॉक, नील और कैंपबेल। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये क्वेश्चन आएगा। और ये एक और क्वेश्चन आएगा कि कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया, तो आपको बताना है हैवलॉक, नील और कैंपबेल ने। तो इस तरह से कानपुर में विद्रोह का अंत हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अवध में विद्रोह कैसे हुआ, विद्रोह का स्वरूप क्या रहा, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और फिर विद्रोह को कैसे यहाँ पर दबा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो जो था वो कानपुर के विद्रोह को लेकर था। थैंक यू।